नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर असरदार और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो खबर असरदार में आज एक बार फिर सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। सीएम योगी ने अयोध्या के दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम के काम के आगे सत्ता भी कुछ नहीं है। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। साथ ही योगी ने कहा कि यूपी में आज उपद्रव नहीं होते बल्कि उत्सव मनाए जा रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक अयोध्या को पहचान दिलाना जरूरी था। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये वही यूपी है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोजगारी का सवाल न पूछ ले, उनसे कोई ये न पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी का करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल न पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सालार गाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता समझती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि राम तो एसपी के साथ हैं, इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल की। बीजेपी सिर्फ भगवान राम के नाम पर सियासत करती है। प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। पहले भी अयोध्या में प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हम अयोध्या में भी जीते हैं और हमें 43 सीट पे गठबंधन को उन्होंने जिताया है। और हम प्रभु के बच्चों की बात हमेशा करते हैं। तो प्रभु तो समाजवादियों से खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि हम उनके जो बच्चे हैं उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उनकी परेशानियों का सवाल उठाते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत अब ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर औरंगजेब और गाजी की मजार को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। अब इन मजारों को हटाने को लेकर यूपी में होर्डिंग और पोस्टरबाजी भी दिखने लगी है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ममता, अखिलेश और राहुल पर पलटवार करके कहा है कि वो औरंगजेब फिल्म देखें, आक्रमणकारी संत नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा कि वो गाजी मेले को करवाकर ही रहेगी। रिपोर्ट देखिए। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ इन दिनों सियासी बयानबाजी चरम पर है। औरंगजेब की तारीफ और सालार गाजी को संत बताने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर कहा कि उन्हें छावा फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उनको पता चलेगा कि औरंगजेब क्रूरता का दूसरा नाम था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। केशव मौर्य ने अखिलेश पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब गाजी को संत बताने वाले देख लें कि वो अत्याचारी थे। अखिलेश को अबू आजमी और अपने सांसदों के बयान पर सफाई देनी चाहिए। जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी अबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने संभल में सैयद गाजी के मुद्दे पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को घेरा और पूछा कि एक आक्रमणकारी संत कैसे हो गया। और उनके मन में इतनी नफरत है कि वो हर चीज को धार्मिक नजरिए से देखते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हो सकता है कि औरंगजेब को भी सूफी कह दें। जो लोग धार्मिक कट्टर थे, जिन्होंने राम मंदिर को गिराया और वहां पर मस्जिद बनाई, तो उनके लिए हो सकता है ऐसे लोग धार्मिक हों। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको व्यवहार पसंद है वो देश में रहे और जिनको तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाएं। पहले तलवार से त्योहार मनता था, धन्य हो योगी जी, अब व्यवहार से त्योहार बनता है। अब व्यवहार से त्योहार बनता है। जिसे व्यवहार पसंद होगा वो भारत में रहेगा, जिसे तलवार पसंद होगा वो सलवार पहनकर इस देश से चला जाए, उसका कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, जैसे महाकुंभ मेला हुआ वैसे ही सालार गाजी का मेला होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, महाकुंभ मेला जैसे हुआ है वैसे ही जो है सालार मसूद का भी मेला होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शासन नहीं देगा अगर परमिशन, तो अदालत से परमिशन होगी। औरंगजेब और गाजी की मजार हटाने को लेकर लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग लगाई, जिसमें आक्रांता औरंगजेब और गाजी का नामो निशान मिटाने की बात लिखी है। भारतीय गौ सेवा संस्था के कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई है। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के खिलाफ लगातार हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में भी जारी है। तमाम तरह के बयान सियासी चर्चाओं में हैं और औरंगजेब से संबंधित वाद विवाद भी लगातार जारी है। अब मामला होर्डिंग पर अटका है और ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर लगाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। देखिए, कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पारित कर दिया है। और इसके साथ ही आरक्षण पर छिड़ी सियासी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया है और यह कहा है कि यह बिल राहुल गांधी के इशारे पर लाया गया है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने आज सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पास करा दिया। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि 4% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी अल्पसंख्यकों के लिए है। बीजेपी ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। बीजेपी ने इसे ठेका जिहाद बताते हुए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण का कर्नाटक मॉडल 4% से 100% तक जा सकता है और यह बिल राहुल गांधी के इशारे पर लाया गया, जो देश में ओबीसी समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। Reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment. This one. कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे,
आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले। बीजेपी का कहना है कि यह आरक्षण ओबीसी कैटेगरी से दिया गया, यानी कि ओबीसी और पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी की गई। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के बजट पर भी सवाल उठाए। बजट में मुस्लिमों के लिए कई प्रावधान हैं। बीजेपी ने मुस्लिम लीग का बजट इसे बताया है, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया है। विवाद सबसे ज्यादा ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ा है। निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आरोप यह है कि एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांग लिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दीपक कुमार असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे। बावजूद इसके नीतीश उन्हें लगातार टोकते रहे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने निशाना साधा। लालू यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार कभी महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान के अपमान मामले में बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इतनी देर तक सावधान की मुद्रा में जो व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे संभाले? सोच के स्तर पर, मानसिक स्तर पर सब कुछ तो ठीक नहीं है, यह बात तो साफ है। नीतीश जी के साथ में ये समस्या है और इसका फायदा या इसका दुरुपयोग बीजेपी न उठाए। जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए। तो राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी बवाल जारी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार सुर्खियों में रहे। हाल ही में बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान एक विधायक के मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे। नीतीश कुमार ने न सिर्फ मोबाइल के बैन होने और इस्तेमाल न करने की नसीहत दी, ये भी कहा कि जो मोबाइल लेकर सदन में आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए खबर असरदार में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अफवाह बताया है। यह दावा किया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी और उनके घर से 15 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने जज के घर कैश मिलने से इनकार किया है। लेकिन इस मामले को लेकर अब बहस छिड़ गई है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। वजह उनका कोई अनोखा फैसला नहीं, कथित तौर पर उनके घर से मिला कैश है।
बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग बुझाने पहुंची तो उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। आग लगने की घटना 14 मार्च की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। इसके बाद ये खबर आई कि एससी कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को अफवाह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि इससे पहले जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहाँ नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and if so, we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. कोई भी संस्था और व्यवस्था अब पाक साफ नहीं है। कोर्ट और न्यायालय में भी 2-4-5% ऐसे जज हैं जिसके चलते आज भी हमारा संविधान जिंदा है, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जिंदा है। मिडिल क्लास कॉमन लोग, गरीब लोग अब के लिए न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो चुकी। खबर ये भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर सरकार की नजर है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस मामले में सीनियर वकील कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के काम में पारदर्शिता लाए और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। It's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation and he chose not to respond to their direction that he should apologize. जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि अगर ये घटना किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या फिर उद्योगपति के घर में होती तो वो हिट लिस्ट पर आ जाता, लेकिन जज के घर का मामला उस तरह सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस मामले पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराएंगे। A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session subject to their। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। कॉलेजियम में प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एचसी के चीफ जस्टिस से भी राय मांगी है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहस जरूर छिड़ गई है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर डिस्कशन कराने की बात तक कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। लोग सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और बेहतर इलाज के लिए जाते हैं। दूर दराज के इलाकों से भी मरीज बड़ी उम्मीदों के साथ इन अस्पतालों में पहुंचते हैं।
लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं पर सरकारी डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं तो कहीं पर अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। तो कहीं सरकारी अस्पतालों में मनमानी जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसी पर। MP टू छत्तीसगढ़, सिस्टम है गड़बड़। सरकारी डॉक्टर साहब कहीं लापरवाह, कहीं नदारद। आफत में जान, ऐसे अस्पताल से सावधान। MP और छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल अव्यवस्था का अड्डा बन गए हैं। मेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक अपनी ड्यूटी भूल गए हैं। अनूपपुर से सीधी तक, रायसेन से बिलासपुर तक सरकारी अस्पतालों से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। अनूपपुर में तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने तो बिना किसी जांच मरीज का गलत इलाज कर दिया। दीप नारायण शर्मा नाम के शख्स को पहले निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने चूना लगाया। इस शख्स को मामूली घाव था, लेकिन नर्सिंग होम के डॉक्टर ने उसे टीबी बता दिया और 2 बार ऑपरेशन भी कर दिया। जब घाव ठीक नहीं हुआ तो दीप नारायण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी पहुंचे। यहां मनोज सिंह नाम के डॉक्टर ने भी बिना किसी जांच टीबी का इलाज शुरू कर दिया। बाद में जब मरीज नागपुर के एक अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसे टीबी था ही नहीं। इतनी 6 गोलियां मैं दिन में एक बार खाता था इनकी दवाई। उसके बाद मैं एकदम बेहोश हो गया तो मुझे घर वाले लेके यहाँ से नागपुर गए। नागपुर में मेरा वहाँ चेकअप हुआ, तो सब कुछ जांच हुआ तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि तुमको तो स्किन टीबी है नहीं, तुम किस बात की दवाई खा रहे थे, कौन डॉक्टर तुमको ये दवाई खिला रहा है। अब पीड़ित ने जिले के अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। CMHO ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। टीबी का मरीज मानते हुए डॉक्टर मनोज सिंह बिजरी के यहाँ भेजा और डॉक्टर मनोज सिंह ने इनकी टीबी की दवाई शुरू की। अब मामला भी संज्ञान में आया है, हम इसकी उचित जांच करवाएंगे और जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं तो कहीं सरकारी अस्पताल ऐसे भी हैं जहां इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। सीधी जिले का सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं में से एक है। सड़क दुर्घटना से घायल हुई एक बच्ची को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज तो दूर, अस्पताल में 2 घंटे तक मरीज को प्राथमिक चिकित्सा तक नहीं मिला। अस्पताल में ना BMO थे, ना कोई मेडिकल स्टाफ। इस दौरान CMHO औचक निरीक्षण पर पहुंची, तब इस मनमानी की पोल खुली। CMHO डॉक्टर बबीता खरे ने खुद घायल का और अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों का इलाज किया। अब CMHO ने BMO और मेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिसिप्लिन नहीं है लोगों को, कार्य के प्रति उनका रुझान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, जिनकी भी व्यवस्था सही नहीं उनकी शिकायत होगी और आगे कार्रवाई भी होगी। मेरा एम तो यही कि यहाँ व्यवस्था सही चलती रहे, क्योंकि यहाँ बहुत से पॉपुलेशन यहाँ पे डिपेंड करते हैं। रायसेन में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृह नगर उदयपुरा विधानसभा में अजब नजारा देखने को मिला। बरेली सिविल अस्पताल में भर्ती राजू नाम का एक मरीज SDM दफ्तर पहुंचा। मरीज के हाथ में ड्रिप लगी थी और वो बोतल पकड़े ही SDM से मिलने पहुंचा था। मरीज ने बताया कि नर्स ड्रिप लगाकर निकालना भूल गई। बार बार कहने पर भी उसने ड्रिप नहीं निकाला तो वो शिकायत करने SDM के पास पहुंचा। मंत्री के क्षेत्र में हाल ही में आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की दवाई जलाने का मामला सामने आया था और अब ये नया कारनामा सामने आया है। मेरी वाटर पूरी हो गई, आधे घंटा से ना मैडम आ रहा, ना सर आ रहा, कोई स्टाफ आ रहा, कोई सुना ही नहीं रहा। SDM ने अस्पताल के कर्मचारी को बुलाकर ड्रिप निकलवाई और BMO को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए। BMO को निर्देशित किया है कि ड्यूटी पर जो लोग उन पर कार्रवाई किया जाए। MP में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हो चुकी हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।